So hello future officers, legal minds and curious citizens. So welcome back to your own channel Polity Prabha. हमारी बेयर एक्ट सीरीज के फॉर्मेट पिवट के बाद आज हम हाजिर हैं एपिसोड 2 के साथ एज प्रॉमिस्ड स्ट्रिक्टली वन आर्टिकल एट अ टाइम. तो आज हम डाइसेक्ट करेंगे आर्टिकल 2 को. अक्सर स्टूडेंट्स आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं या इन्हें एक साथ पढ़कर आर्टिकल 2 की जो ट्रू डेप्थ है उसे मिस कर देते हैं. पर अगर आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल 2 एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, यह इंडियन यूनियन का गेटवे है. अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है तो उसका स्वागत इसी आर्टिकल के थ्रू होता है. सो फ्रॉम द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिक्किम्स इंटीग्रेशन टू द वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द पार्लियामेंट, आर्टिकल 2 जूरिस्प्रूडेंस और स्टेट क्राफ्ट का एक मास्टर क्लास है. तो चलिए सीधे बेयर एक्ट पर चलते हैं. Now let's read the exact text of the article. Article 2 कहता है कि Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit. एक लाइन का आर्टिकल है पर इसमें 3 सबसे हैवी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हैं. Admit into the states, second is establish new states and the third is on such terms and conditions as it thinks fit. तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आर्टिकल 2 सिर्फ उन टेरिटरीज पर अप्लाई होता है जो पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं है. जो स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया के अंडर हैं उनके नक्शे बदलने का काम आर्टिकल 3 का है, ना कि आर्टिकल 2 का. अब एडमिट और एस्टेब्लिश में क्या फर्क है देखिए. द डिस्टिंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस. एडमिट का मतलब है किसी एक ऐसी टेरिटरी को यूनियन में शामिल करना जो पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करती हो. वहीं एस्टैब्लिश का मतलब है एक ऐसी रॉ फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना जिसका कोई फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर ना हो और इसको इंडिया खुद एक नया स्टेट बनाकर एस्टैब्लिश करे. अब आते हैं सबसे क्रूशियल फ्रेज पर, दैट इज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट. तो ये फ्रेज पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर्स देता है. इसका मतलब है कि इंडिया किसी नए स्टेट को किन शर्तों पर एडमिट करेगा यह कंप्लीटली पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी डिसाइड करेगी. आर्टिकल 2 का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिक्किम के केस में हुआ था. अगर आपको यूपीएससी मेंस का कोई भी आंसर सिक्किम के जिक्र के बिना लिखना है तो वो जवाब अधूरा है. 1974 में सिक्किम की जनता ने चाहा कि उन्हें इंडिया के साथ और क्लोजली एसोसिएट किया जाए. उस वक्त सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट था. तब पार्लियामेंट ने अपने आर्टिकल 2 के पावर्स यूज किए और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास किया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 2A इंसर्ट हुआ. आर्टिकल 2A ने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का स्पेशल स्टेटस दिया और इसके टर्म्स को डिफाइन करने के लिए 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया, जिसने सिक्किम की जनता को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया. लेकिन स्कॉलर्स और लीगल ल्यूमिनरीज ने इसका विरोध किया. क्यों किया? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाता है आर्टिकल 1 के अंडर, जो हम पढ़ चुके हैं. इसमें एसोसिएट स्टेट जैसी कोई भी हाइब्रिड कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था. नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशनल एनॉमली को ठीक करने के लिए अगले ही साल 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया गया और आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को तुरंत रिपील कर दिया गया और सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाकर इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया. जब इस इंटीग्रेशन को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हमें मिलता है एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दैट इज स्टेट ऑफ सिक्किम वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद शर्मा. इस वर्डिक्ट में हाईलाइट किया गया कि आर्टिकल 2 के अंडर न्यूली एडमिटेड स्टेट्स की स्पेशल कंडीशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना पार्लियामेंट के ही दायरे में आता है, ताकि वहां के लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और इक्वल राइट्स इंश्योर हो सके. यह केस यह दर्शाता है कि एज इट थिंग्स फिट
कि पावर कितनी बड़ी है और कितनी वाइड है। अगर हम इस आर्टिकल का एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेक्शंस करें तो हमें इंटरनेशनल लॉ और फेडरल थ्योरी को लिंक करना होगा। जब एक देश दूसरी टेरिटरी एक्वायर करता है, चाहे सिसेशन से, कॉन्क्वेस्ट से या ऑक्यूपेशन से, तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सोवरेनिटी लगता है। आर्टिकल 2 इस इंटरनेशनल लॉ को इंडिया के डोमेस्टिक लॉ से जोड़ने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है। नाउ कंपेयर टू दिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सटर्नल। नाउ इफ वी कंपेयर इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब यूएस ने टेक्सास या हवाई को एडमिट किया तो उन्हें इक्वल फुटिंग डॉक्ट्रिन के तहत एडमिट किया गया था, यानी नए स्टेट्स को पुराने स्टेट्स के बराबर राइट्स मिलेंगे। लेकिन इंडिया में आर्टिकल 2 एक्सप्लिसिटली यह कहता है कि पार्लियामेंट टर्म्स एंड कंडीशंस खुद सेट करेगी, यानी जरूरी नहीं है कि नए स्टेट्स को पहले दिन से ही बाकी स्टेट्स के इक्वल पावर्स मिल जाएं। यह डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडियन फेडरलिज्म का एक यूनिक एस्पेक्ट है और यही वजह है कि एमिनेंट स्कॉलर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल को एक फ्लेक्सिबल या क्वासी फेडरल अरेंजमेंट मानते हैं, क्योंकि सेंटर के पास नए हिस्सों को एसिमुलेट करने की ओवरवेलमिंग अथॉरिटी है। अब इसमें एक और मैं आपको जादुई बात अगर बताऊं तो अगर पार्लियामेंट कल किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का स्टेट बनाती है अंडर द आर्टिकल 2, तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा? इसका जवाब हमें आर्टिकल 4 में मिलता है। नाउ आर्टिकल 4 क्लियरली स्टेट्स कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर बनाए गए लॉज को आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई भी कानून फर्स्ट शेड्यूल जो टेरिटरीज को लिस्ट करता है और फोर्थ शेड्यूल जहां पे राज्यसभा सीट्स मेंशन है को ऑटोमेटिकली अमेंड कर देगा और इसके लिए सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यह एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्हें पता था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को टेरिटरीज एसेम्बलेट करनी पड़ेंगी, जैसे बाद में फ्रेंच कॉलोनीज पुदुचेरी, कराईकल और पोर्तुगीज कॉलोनीज लाइक गोवा, दमन, दीव का इंटीग्रेशन इंडिया में हुआ। इसीलिए उन्होंने इंटीग्रेशन के प्रोसेस को रिजिड आर्टिकल 368 से बचाकर बहुत ही सिंपल रखा। तो दोस्तों, आर्टिकल 2 सिर्फ एक टेरिटोरियल प्रोविजन नहीं है, ये इंडिया की एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन पॉलिसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर है। अगर आपके एग्जाम में टेरिटरी एक्विजिशन या सिक्किम इंटीग्रेशन पर कोई सवाल आए तो अपना आंसर इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैक से शुरू करें कि आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द सॉवरेन राइट ऑफ द रिपब्लिक टू एक्सपेंड इट्स टेरिटोरियल फुटप्रिंट, ग्रांटिंग पार्लियामेंट unfettered discretion to admit or establish new state on its own terms। अब उसके बाद आप एक पील फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। What is this peel format? The P stands for the point where you have to explain the vast powers of the parliament. Then the E stands for the explanation where you will highlight the difference between the admitting external territories under Article 2 versus the internal reorganization under the Article 3 of the Indian Constitution. Now the next E stands for the evidence where you will cite the 35th and the 36th constitutional amendments and the state of Sikkim versus Surendra Prasad Sharma case. And the L stand for the link where you will conclude it by linking how Article 4 ensure this process remains politically smooth without the hurdles of the Article 368. वन आर्टिकल मैक्सिमम डेप्थ। अगर आपको आर्टिकल 2 का ये कंप्लीट पोस्टमार्टम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉलिटी प्रवाह को सब्सक्राइब करें। हम अगले एपिसोड में हाजिर होंगे आर्टिकल 3 के साथ, जहां हम इंटरनल बाउंड्रीज, बेरोजगारी